हेलो दोस्तों। तो आज है मंडे यानी 7 फरवरी 2022। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो इसमें आपको लग रहा होगा पीआईबी लेक्चर्स की लेंथ कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। देखिए, ऐसा हमेशा होगा जब भी संसद चालू होगी। तो बजट सत्र चल रहा है, फिर आपका शीतकालीन सत्र आएगा, कभी मानसून सेशन आएगा, तो उस समय आर्टिकल ज़्यादा आते हैं पीआईबी में। तो इस समय में आप देख रहे होंगे 8 से 9 आर्टिकल रेगुलरली ले रहा हूँ। वन नॉर्मल डेज में 6 आर्टिकल से काम चल जाता था, और वो जो बहुत छोटे आर्टिकल होते हैं उनको मैं करंट अफेयर्स में ले ही लेता हूँ। लेकिन इस समय हमारा बजट सेशन चल रहा है, और उसके लिए पीआईबी में आर्टिकल जो है आएंगे ही आएंगे। इसीलिए थोड़ा सा लेंथ लंबी हो रही, 1-2 महीने की बात रहती है। देखिए, पूरे साल में मुश्किल से 60 डेज की बात रहती है, बस उतनी देर मैनेज कीजिएगा। आज का पहला आर्टिकल है नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम, इसके तहत क्या किया गया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन्होंने नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लॉन्च किया है। ये एक नेटवर्क प्रोजेक्ट है। तो निक्रा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये ICAR ने लॉन्च किया है नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम के तहत। अच्छा, ये निक्रा का पर्पज़ क्या है? निक्रा का पर्पज़ ये है कि जो अनयूजुअल क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए, यानी उनको अडॉप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक रिसर्च की जाए, ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लॉस ना होने पाए, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो या कुछ भी हो। तो निक्रा का मेन पर्पज़ क्या है, जो क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं अनयूजुअल, अनवांटेड, उनसे निपटने में ऐसी रिसर्च की जाए। देखिए, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं यहाँ पे ताकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया सके। इसमें क्या आता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ जो है डेवलप की गई हैं एबायोटिक बायोटिक कंडीशन दोनों के लिए। अभी तक 8 यानी 8 प्रकार की क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ डेवलप की जा चुकी हैं, जो कि चावल, ग्रीन ग्राम, मेज या फिर लेंथिल से आती हैं। आपने देखा होगा इस समय एक फ्लड राइस बहुत चर्चा में है, यानी बाढ़ में उगने वाला चावल। क्या होता है, वेस्ट बंगाल में दामोदर नदी वैली में क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो ये चावल सो जाता है, यानी पानी भर गया तो ये सो गया, लेट गया। उसका जैसी बाढ़ जाती है ये वापस से अपनी पोजीशन में आता है। इससे क्या होता है कि बाढ़ के लिए रेजिलिएंट हो गया, तो चावल का नुकसान नहीं हुआ। तो इसी तरह की वेराइटीज़ डेवलप की जा रही हैं निकरा के तहत। उसके अलावा 65 लोकेशन स्पेसिफिक क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना फार्मिंग कम्युनिटीज़ के लिए। तो निकरा का मेन पर्पज़ क्या है, क्लाइमेट रेजिलिएंट रिसर्च को बढ़ावा देना। निकरा को नेशनल एग्रीकल्चर डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़, इनको डेवलप करना जिससे फार्मर्स जो है रिस्क असेसमेंट कर सकें और एडेप्टेशन टेक्निक्स के विषय में जान सकें। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम को रन करना, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भाई, बना के आपको कुछ भी दे दिया है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी ही नहीं है उसको हैंडल करने की, तो कोई पर्पज़ नहीं है। तो निकरा के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी रन किया जाएगा। उसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई सारी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड। ये सारी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मोस्टली सारी डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें से सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है पिछले 1 महीने में। तो आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना डिस्कस कर लेते हैं। 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च की गई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, अभी सेंट्रल सेक्टर लिखा था और वो मैंने पीआईबी से ही लिया है, ठीक है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या है, सेंटर स्टेट का रेशियो 75:25 है। इन केस ऑफ नॉर्थ, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है या फिर हिली स्टेट्स, वहाँ पर 90:10 का रेशियो है। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें 60-40 का रेशियो नहीं है, ये याद रखिएगा। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ तो आप इरिगेशन प्रोवाइड करना फील्ड लेवल पर, बाकी जो कल्टीवेबल लैंड एरिया है उसको अश्योर्ड इरिगेशन के तहत लाना, या हर खेत को पानी। फिर वाटर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, और जो वेस्टेज हो रहा है वाटर उसको कम करना। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारा ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का कंपोनेंट है। हालांकि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये पूरी स्कीम आती है आपके एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के तहत, लेकिन इसके जो कंपोनेंट हैं वो याद रखिएगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम,
ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर यानी जल शक्ति के तहत आता है। जिसको आप हर खेत को पानी कह रहे हैं, वो कंपोनेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत। फिर वाटर से डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा, वाटर से डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, 3 मिनिस्ट्री आती है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसीलिए आर्टिकल लिया गया। अगला है हमारा, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए एमएसपी जारी की जाती है। बाकी अगर प्राइस डेफिशिएंसी हो जाती है, कई बार मार्केट महंगा है या मार्केट सस्ता हो गया, तो उसके दौरान क्या इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? 22 फसलों के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी, जो उसकी फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए प्राइस हर बार रिकमेंड करती है, अनाउंस करती है CACP की रिकमेंडेशन पर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसके सजेशन के आधार पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 22 फसलों के लिए एमएसपी और एक यानी शुगर केन के लिए FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस जारी करती है। बाकी गवर्नमेंट ने क्या किया? कई सारे इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च किए हैं एमएसपी के अलावा। ऑयल सीड, पल्सेस, कोपरा, इनको पीएम आशा के तहत भी प्रोक्योर किया जाता है। ये जो पीएम आशा है, ये प्राइस सपोर्ट स्कीम है, एक तरह की प्राइस सपोर्ट स्कीम है। तो पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसके तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम, जो कि एक सब कंपोनेंट है स्कीम का, इसके तहत ऑयल सीड, ये ऑयल सीड्स आपके पल्सेस और कोपरा, इनको प्रोक्योर किया जाता है। एमएसपी आपको पता ही मिनिमम लीगल प्राइस है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। कमीशन और एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस 1965 में स्थापित हुआ था। ये 22 फसलों के लिए एमएसपी जो है रिकमेंड करता है, शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP। आपको याद के रखना है, एमएसपी में 14 क्रॉप हैं खरीफ सीजन की, 6 क्रॉप हैं रबी सीजन की और 2 हैं कॉमर्शियल क्रॉप। अगर इनको सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड के आधार पर डिवाइड करेंगे तो एमएसपी में 7 सीरियल्स आते हैं, 5 पल्सेस आते हैं और 8 आते हैं आपके ऑयल सीड। ये याद रखिएगा, ये है आपकी एमएसपी। बाकी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, देखिए 2018 के बजट में ये अनाउंस की गई। पर्पस क्या था? पर्पस ये था, एमएसपी जारी होने के बाद भी जो फार्मर्स हैं उनको एमएसपी पे मतलब कि वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कई बार मार्केट बहुत नीचे चला जाता है, तो उस दौरान को जो नुकसान होता है, उस गैप को फिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, सबसे मार्केट नीचे चला गया तो किसानों के पास इतना संसाधन नहीं, तो उन्होंने मार्केट में ही बेच दिया। तो जितना एमएसपी है, गवर्नमेंट इस गैप को फिल करेगी, एमएसपी की लागत के बराबर अंतर जो है वो पे कर देगी। पीएम आशा के तहत यही प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम पीएम आशा में आती है। इसमें क्या है, जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं वो पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा, इनको प्रोक्योर कर लेती हैं स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर। प्राइस सपोर्ट स्कीम जो पीएम आशा का है, उसको FCI और नाफेड द्वारा रन किया जा रहा है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, प्राइस ड्रॉप हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम हो गया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस माइनस करंट प्राइस, जितना अंतर आया उतना आपको दे दिया गया। फिर पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, इसमें क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाता है। ये प्रधानमंत्री जो आशा स्कीम अभी तक 45,550 करोड़ रुपए आवंटित किए आ चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा चौरा चौरी इंसिडेंट, आपको पता ही है कब हुआ था, 1922 में हुआ था अप्रैल में। देखिए 100 वर्ष हो गए हैं चौरा चौरी इंसिडेंट के। 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ था। जो उत्साहित भीड़ ने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए। तो हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट चल रहा था उसको स्थगित कर दिया। अगर बात की जाए कि चौरा चौरी इंसिडेंट कैसे हुआ, गांधी जी उन्होंने 1 अगस्त 1980 उस दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, असहयोग आंदोलन। पर्पस क्या था, स्वदेशी को अपनाना और जो विदेशी वस्तुएं उनको बाइकआउट करना, खास करके मशीन मेड क्लोथ हुए या फिर लीगल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, इन सभी को बाईपास करना था। क्योंकि कांग्रेस क्या चाहती थी, स्वराज यानी सेल्फ गवर्नेंस। अब चौरा चौरी इंसिडेंट जो है होने वाला था 2 फरवरी 1922 को। काफ़ी सारे लोग हाई मीट प्राइस के खिलाफ, यही मांस का अधिक जो प्राइस था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो गोरखपुर में जो चौरा चौरी करके टाउन था, वहाँ के पुलिस वाले गए और उनको शांत करवाना चाहा। तो उन्होंने, भीड़ ने क्या किया, पुलिस वालों को दौड़ा लिया, वो लोग पुलिस में बन गए हो गए और ख़ुद को उसमें ताले मार लिया। जो जेल होती है ना अंदर पुलिस स्टेशन में, उसमें ताले मार लिया। तो उन पुलिस वालों को पेट्रोल छिड़क के, जो भी मिट्टी तेल होगा उसमें छिड़क के जला दिया। तो गांधी जी जो है जेन्यून सिंपैथी देने के, भाई हम पुलिस वालों के साथ हैं और ये किलिंग जो हुई है ये गलत हुई है,
उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करने का डिसीजन लिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि भैया आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता है ऐसे हालात में जब इस तरह की घटना हो गई हो। और गांधी जी का एक मत ये भी था कि अब अंग्रेज जो इसके विरोध में करेंगे उससे कई सारे लोगों की जान जा सकती है। तो देखिए पॉजिटिव दृष्टिकोण भी देखिए गांधी जी का। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वो 22 लोग मर गए हैं इसलिए 14 सॉरी, उनको पता था अंग्रेज इधर से फायर कर देंगे, अभी 2200 मरे, अभी 22,000 मर जाएंगे, तो इसलिए भी रोका गया। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। टॉप सीड्स यानी अजवाइन का जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो 2013 से 158% अधिक देखा गया है। तो अजवाइन तो आप जानते होंगे, ये है आपकी अजवाइन, इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इंडिया में। अप्रैल से दिसंबर 2013 का कंपेरिजन किया जाता है अप्रैल से दिसंबर 2021 का, तो 158% इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं अजवाइन का, ये सबसे ज़्यादा यूएसए को करते हैं। इंडिया जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है एक्सपोर्ट में। इस बार जो हमारा जनवरी महीना है उसमें लगभग 34.06 बिलियन डॉलर की सेल की गई है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, जो कि मंथली जो है 23.69% के आसपास अधिक है। अब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट है 400 बिलियन डॉलर का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, तो जनवरी में कितना किया है 34.06 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। आराम से हो जाएगा 400 बिलियन डॉलर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए कई सारे स्टेप ले रही है। स्पाइस प्रोडक्शन इंडिया की बात करें, क्योंकि अजवाइन का एक्सपोर्ट जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो स्पाइस प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है स्पाइस का इंडिया। देखिए जो 52 स्पाइसेस हैं, 52 कैटेगरी है मसालों की, वो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रहती हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पाइस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है। इंडियन स्पाइसेस को पूरे विश्व में प्रमोट करता है। स्पाइस बोर्ड एक्ट जो है 1986 में पास हुआ था। जो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जाता है उसमें से 41% आपका क्या है, स्पाइस से होने वाली अर्निंग है। ऑल ओवर वर्ल्ड में बात की जाए कि हम क्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्पाइस 4th नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा हम लोग मरीन प्रोडक्ट यानी फिशरीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर बासमती राइस, फिर नॉन बासमती राइस पहले 2nd नंबर पे, और फिर बासमती राइस, और 4th पे आता है आपका क्या, स्पाइस। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया 1987 में स्थापना हुई। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, AG थंगपम, पता नहीं क्या नाम है। ब्लू रेवोल्यूशन, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज। तो ब्लू रेवोल्यूशन का पर्पज़ यही था कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट मैनेजमेंट क्या है फिशरीज़ का। 5 वर्षों के लिए ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज लॉन्च किया गया था 2015-16 से 19-20 तक। तो 5 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ आगे क्या करती है। तो फिशरीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपका ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज लॉन्च किया गया था। मरीन सेक्टर जो इंडिया का है, खास करके इनलैंड, उसमें मरीन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन हाल में नहीं लॉन्च हुआ है, ये देखिए 1985-90 के दौरान, यानी 7th 5 ईयर प्लान जो था हमारा, उस दौरान लॉन्च किया था ब्लू रेवोल्यूशन। नीली या क्रांति कहते हैं इसको, जो भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, वैसे भी एक्वाकल्चर इंडस्ट्री 9% पर एनम की जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से ग्रो कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ था। टारगेट था ठीक है 70 लाख टन एडिशनल प्रोडक्शन करना। साथ ही साथ जो फिशरीज का एक्सपोर्ट अर्निंग है वो 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना 2024-25 तक। फिश फार्मर्स की डबल इनकम करना 2025 तक, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो रहे हैं 2025 तक, इनको 20-25 से कम करके 10% करना है। यहाँ पर बजट देख लीजिए 5 वर्षों के लिए, जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है 20,050 करोड़ रुपए, 20,050 करोड़ रुपए दिए गए, जो अभी तक का हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है फिशरीज सेक्टर में। बाकी अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है HIV एड्स TB पर, थोड़ा आप देख लीजिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, तो फेज़ 2 लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में HIV एड्स TB का। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसको नाको द्वारा यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है HIV प्रिवेंशन के लिए। टेस्टिंग ट्रीटमेंट सर्विस को बढ़ाने के लिए नाको द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। बाकी ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसका टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि जो HIV इन्फेक्शन या एड्स रिलेटेड डेथ हैं उनको 80% कम करना 2010 की लेवल से, और इन्फेक्शन जो है ऑलरेडी 48% कम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया HIV एड्स जो डिजीज़ है उसको हैंडल करने के लिए। बाकी नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंडिया में रन किया रहा 2017 से 25 तक। टारगेट है 2025 तक TB एलिमिनेशन का, जो कि
WHO के 2030 के टारगेट से 5 वर्ष पहले है, याद रखिएगा। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 WHO ने जारी की, उसमें बताया कि जहां 2015 में हर 1 लाख पे 217 केस आ रहे थे टीबी में, वहीं 2020 में 188 केसेस आ रहे हैं, यानी टीबी केसेस इंडिया में कम हो रहे हैं। टीबी का एलिमिनेशन हमें 2025 में करना है WHO के टारगेट से 5 वर्ष पहले, तो उसका टारगेट है 2030। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, निक्षय पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उसके अलावा सभी पेशेंट 1 अप्रैल 2018 से क्या करेंगे, जो ट्रीटमेंट इंसेंटिव है वो मिलेगा। ट्रीटमेंट इंसेंटिव के तहत 500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, ताकि बस में ट्रेवल करके कुछ खाते पीते हुए आराम से पहुंच जाए। तो डॉट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हम अपना देख लेते, स्कीम्स फॉर एनिमल फीड प्रोड्यूसर्स। देखिए, जानवरों के खाने के लिए जो चोकर होता है, चूनी होता है, उसको खाने के लिए भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी ना। तो एनिमल सीड्स प्रोड्यूसर, इनके लिए भी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। खास करके जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत ये एनिमल फीड प्रोडक्शन, इसको भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसमें क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है अगर आप कोई फीड या फॉडर वैल्यू एडिशन यूनिट सेटअप कर रहे हैं। लेकिन फीड यूनिट सेटअप करने पर आपको 50% की सब्सिडी दी जाती है। ये 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है। जो एलिजिबल एंटिटी है वो 90% तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसका लोन ले सकती हैं। और 90% लेने के बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन और 2 वर्ष का मॉरिटोरियम प्रोवाइड करेगा, अगर आप फीडिंग इंडस्ट्री या फिर कोई यूनिट लगाने जा रहे हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 2014-15 में लॉन्च किया था। पर्पज़ क्या था, देखिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन सिस्टम में कैपेसिटी बिल्डिंग को इंक्रीज करना, ठीक है। बाकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट तो आप जानती ही हो। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 4 सब कंपोनेंट हैं। फॉडर एंड फीड डेवलपमेंट, यही है मैं बता रहा था आपको, मैक्सिमम 50 लाख या फिर 50%, यही है ना, हाँ 50%, ठीक है। सबमिशन ऑन लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, सबमिशन ऑन पिग डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और स्किल डेवलपमेंट, ये याद रखिएगा आपका नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की इंडिया में बात करें तो इंडिया की 55% ग्रामीण जनसंख्या किस पे, एनिमल हस्बेंड्री पर डिपेंडेंट है। टोटल एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें से 28.63% एनिमल हस्बेंड्री से आता है और हाईएस्ट एवर लॉग जो लाइव स्टॉक है वो इंडिया में है। बाकी ये देख लीजिए, जो इस बार सेंसस हुआ था 20th लाइव स्टॉक सेंसस, इसमें 536 मिलियन के आसपास जो है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया में, जो कि प्रीवियस सेंसस से 4.6% अधिक है। स्वच्छ सारथी फेलोशिप, ये जो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उसने स्वच्छ सारथी फेलोशिप अनाउंस कर दिया है। वेस्ट टू वेल्थ मिशन, ये किसका है, साइंटिफिक एडवाइजर का ऑफिस। इस वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 लॉन्च की गई है। इसमें बच्चों को चुना जाएगा और जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, पीएम सेटिएक के तहत 9 नेशनल मिशन लॉन्च किए गए हैं, उसमें से है आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन। पीएम सेटिएक मतलब प्रधानमंत्री साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसमें 9 मिशन है, जिसमें आपका वेस्ट टू एनर्जी भी है। देखिए, 2021 के लिए फेलोशिप लॉन्च की, स्टूडेंट, कम्युनिटी वर्कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोई भी आ सकता है इसमें और वेस्ट से एनर्जी बनाने के तरीके सुझा सकता है। 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। पहला तो ओपन आ स्कूल स्टूडेंट, यानी क्लास 9th से 12 तक के बच्चों को। फिर ओपन टू कॉलेज स्टूडेंट, यानी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर तीसरी कैटेगरी है एसएचजी और सैनिटरी वर्कर्स। ये 3 कैटेगरी में आपका वेस्ट टू वेल्थ मिशन या फिर जो भी है वो लॉन्च किया गया है। 39 इंडिया में टाउन ऐसे हैं जिनको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 आई, उसमें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का प्रावधान था। देखिए, ऐसे टाउन्स जो 750 करोड़ की जो गुड्स है उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और एक्सपोर्ट पोटेंशियल उनका हाई है, तो उनको आप टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये कुछ खास है नहीं हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे सेम टाउन ऑफ एक्सपोर्ट जो एक्सीलेंस है, अगर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर या फिशरी सेक्टर की बात की जाए तो थ्रेशोल्ड लिमिट 150 करोड़ है। ऐसे कितनी है, 750 करोड़। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, अगर आप कुछ और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 750 करोड़, या फिर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर है तो आपको 150 करोड़। तो आज नींद भी बहुत आ रही है, बहुत रात हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।